हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11वीं कक्षा के हॉर्नबिल नामक पुस्तक के एक महत्वपूर्ण अध्याय द लेबरनम टॉप के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के एक एक शब्द, एक एक लाइन तथा प्रत्येक स्टेंजा की व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ इस कविता में प्रयुक्त पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच यथा सिमिली, मेटाफर, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन इत्यादि के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अतः आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यह कविता पूरी तरह से आप समझ जाएं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं द लेबरनम टॉप। इट इज रिटन बाय टेड ह्यूक्स। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। इस कविता में कवि लेबरनम नाम का एक वृक्ष तथा उस पर आने वाली एक गोल्ड फिंच नाम की पंछी के संबंधों को दर्शाया है। लेबरनम एक शॉर्ट हाइट ट्री होता है। इसकी पत्तियां येलो कलर की होती हैं और इसके जो बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। और चूंकि उसके बीज पॉइजनस होते हैं तो शायद ही इस वृक्ष पर पंछी या पंछियों का कोलाहल होता है। और उस लेबरनम वृक्ष और उस पर रहने वाली एक पंछी गोल्ड फिंच जो उस वृक्ष पर अपना घोंसला बनाई है, जिसमें उसके नन्हे मुन्ने चूजे रहा करते हैं, के बारे में कवि ने विस्तृत रूप से व्याख्या की है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। लेबरनम जो वृक्ष है उसका शीर्ष, उसकी ऊपरी शाखा शांत है, क्वाइट स्टिल बिल्कुल जड़वत है, उसमें कोई हरकत नहीं होती है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर माह के अपराह्न में सूरज की येलो किरणें उस पर आती हैं। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, जो वृक्ष की पत्तियां येलो कलर की हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बीज हैं वे सब गिरे हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask। अब इस स्टेंजा की हम व्याख्या करते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक क्या होता है, गोल्ड फिंच नाम की एक पंछी आती है। विथ अ ट्विचिंग चर्फ, अपने पंखों को फरफराते हुए, चहचहाते हुए। सडननेस और स्टार्टलमेंट, जो वृक्ष पहले बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है उसमें एक हलचल मच जाती है, उसमें एक स्टार्टलमेंट हो जाती है, उसमें बेचैनी आ जाती है, यानी उसमें मूवमेंट आ जाता है। और वो पंछी कहाँ बैठती है, एट अ ब्रांच एंड, उस वृक्ष के आखिरी छोर पर बैठ जाती है। फिर देन स्लिक एज अ लिजर्ड, लिजर्ड के जैसा सॉफ्ट, अलर्ट, सजग और एब्रप्ट, फुर्तीला। ही एंटर्स द थिकनेस, वह उस वृक्ष के थिकनेस की तरफ, उस वृक्ष
के अंदर की शाखाओं की तरफ जाती हैं एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। यानी यहां कवि ये कहना चाहता है कि जैसे ही गोल्ड फिंच उस वृक्ष पर आती है, उस वृक्ष में हलचल मच जाती है, बेचैनी आ जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाता है। और क्या होता है, एंड मशीन स्टार्ट्स अप, चूंकि जब वह पंछी उस वृक्ष के भीतरी शाखाओं के तरफ प्रवेश करती है जहां पर वह घोंसला बनाई है, और उस घोंसले में उसके नन्हे मुन्ने चूजे रहा करते हैं, और जब वे नन्हे मुन्ने चूजे अपनी मां को देखते हैं तो चहचहाने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मशीन चलना शुरू हो गया है, मतलब उसमें हरकत आ गई है, आवाज आने लगती है। ऑफ चिटरिंग्स, ये चिटरिंग्स होने लगती है, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जो कंपन होने लगती है, एंड थ्रिलिंग्स, और एक रोमांस पैदा हो जाता है, एक आनंदमय वातावरण हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा वृक्ष झूमने लगता है, रोमांसित हो जाता है। जो वृक्ष पहले बिल्कुल ही शांत था, उस गोल्ड फिंच नामक पंछी के उस वृक्ष पर आगमन से उस वृक्ष में एक उत्साह पैदा हो जाता है, एक रोमांच पैदा हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह गोल्ड फिंच नामक पंछी अपने परिवार का इंजन है। इंजन क्या करता है, किसी मशीन को एक्टिव कर देता है, उसमें मूवमेंट आ जाता है। जैसे ही गोल्ड फिंच आती है उस वृक्ष पर और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास जाती है, नन्हे मुन्ने बच्चे चहकने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, और इस तरह से कवि यह बताना चाहता है कि वह गोल्ड फिंच नामक पंछी अपने परिवार का वो इंजन है, यानी उसके परिवार में गतिविधि प्रारंभ हो जाती है। She stalks it full, then flirts out to a branch. फिर अपने बच्चों को दाना खिलाती है और पूरी ताकत के साथ वह उड़ के ब्रांच के एंड पर चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, उसके चेहरे पर धारी बना हुआ है। यह जो गोल्ड फिंच नामक पंछी के बॉडी पर धारी बना हुआ है उसकी पहचान है, यानी जब वह चिड़िया, वह गोल्ड फिंच अपने बच्चों को दाना खिला के उस ब्रांच के एंड पर जाती है तो अपने उस चेहरे को दिखाती है अपने बच्चों को, जिससे बच्चे पहचान जाए ताकि अन्य पंछी आकर उस पर हमला न कर सके। वह जो बार्ड फेस है उसकी पहचान है। Then with eerie, delicate whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite. फिर वह एक विचित्र सॉफ्ट आवाज के साथ, चहचहाहट के साथ, वह आवाज उसके लिए क्या है, विशल का काम करना है। विशल क्या करती है, सामने वाले को अलर्ट करती है, ध्यान आकर्षित करती है। यानी वह गोल्ड फिंच चिड़िया अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अपने बच्चों को जाते समय भी विशल जैसा अलर्ट करती है, मधुर ध्वनि में चहचहाती है। शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफिनाइट, फिर वह अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लेबरनम क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, सूना हो जाता है, खाली हो जाता है, उसमें अब कोई गतिविधि नहीं होती है। इस तरह से कवि गोल्ड फिंच और उसके नन्हे मुन्ने चूजों का लेबरनम के साथ एक स्ट्राइक रिलेशनशिप को व्यक्त करते हैं। आइए हम इसमें प्रयुक्त पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं। यहां देखिए सितंबर सनलाइट, ये एलिटरेशन है। कंसेक्यूटिव वर्ड्स जो सेम कॉन्सोनेंट से शुरू हुए हैं उसको फिगर ऑफ स्पीच में एलिटरेशन कहते हैं। फिर देखिए स्लीक एज अ लिजर्ड, ये सिमली है, वह तुलना करता है, कभी तुलना कर रहा है उस गोल्ड फिंच को किससे, लिजर्ड से। यह क्या है, सिमली।
यहां देखिए, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा वृक्ष कंपन करने लगता है, उसमें रोमांस पैदा हो जाता है, उसमें उत्साह पैदा हो जाता है। यहां ट्री पर्सोनिफिकेशन के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यह है पर्सोनिफिकेशन। इस तरह से इस कविता का अंत होता है। आशा है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में हम लोग इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।